A student has rupees 500 in her savings bank account. She get rupees 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। एक स्टूडेंट है जिसको 500 रुपये उसके सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है, और उसको 150 रुपीज़ एवरी मंथ पॉकेट मनी मिलता है, ठीक है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो हमको बताना है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि हमको बताना है कि सेकेंड मंथ के बाद से उसके पास कितना मनी होगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि दूसरे मंथ के बाद से हमको बताना है उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा, पहला क्वेश्चन है। और उसके लिखा फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल गेट इन nth मंथ। तो हमको एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है जो हमको ये बताए कि nth मंथ के लिए उसके पास कितना पैसा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं, लेकिन प्रोसीड करने से पहले एक और चीज़ यहाँ है कि यहाँ लिखा हाउ मच मनी सी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब क्या है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? इसका मतलब ये है कि मान लो कि अभी उसके सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ है और फर्स्ट मंथ में उसको 150 रुपीज़ मिल गया, ठीक है। तो जब उसको फर्स्ट मंथ में 150 रुपीज़ मिल गया और उसके पास 500 रुपीज़ है, तो 500 प्लस 150 इक्वल टू 650 रुपीज़ हुआ। तो होता क्या है कि फर्स्ट मंथ में उसके पास 650 रुपीज़ हुए। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एट द एंड ऑफ मतलब महीना ख़त्म होने से ठीक पहले, मतलब सेकेंड मंथ शुरू होने से पहले, ठीक पहले, जैसे मान लो कि आज 30 है, कल से सेकेंड मंथ शुरू हो जाएगा, तो ठीक सेकेंड मंथ शुरू होने से ठीक पहले, मतलब एट द एंड ऑफ फॉर एवरी मंथ, मतलब हर मंथ जो होता है उसके ख़त्म होने से पहले, ठीक है, उसके अकाउंट में कितना है। तो सेकेंड मंथ आने से ठीक पहले उसके अकाउंट में कितना है, 650 रुपीज़। तो आपको फर्स्ट मंथ का ये चीज़ इसमें पूछा हुआ है, ठीक है, कि ठीक जो सेकेंड मंथ शुरू होता है उससे ठीक पहले, मतलब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब मंथ खत्म हो, नया मंथ शुरू होने से ठीक पहले, ठीक है, उसके पास कितना रहेगा। तो ये बात क्लियर हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन है, पहले हमको दिया क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है कि सी हैज रुपीज़ 500 इन हर अकाउंट, ठीक है, पहले तो ये गिवन है। और सी गेट रुपीज़ 150 एज POCKT पॉकेट मनी एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ। ये क्लियर हो गया। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए टेबल बनाते हैं। उस टेबल में क्या लिखेंगे, मंथ लिखेंगे और उसके पास अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, कि उसके पास कितना रुपया है। तो जैसा कि मतलब आप देख सकते हो कि उसके पास फर्स्ट मंथ में उसके पास कितना रुपये होंगे, 500 रुपीज़ उसके पॉकेट मनी है, ठीक है, और 500 रुपीज़ उसके अकाउंट में है प्लस 150 उसकी पॉकेट मनी है। तो फर्स्ट मंथ में उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल 650, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं सेकेंड मंथ के लिए। सेकेंड मंथ के लिए क्या होगा, देखो 500 प्लस ये तो हमारे पास पहले से है, ठीक है। उसके बाद फिर इस मंथ में भी उसको 150 मिल गया ना, ये पिछले मंथ का था, ये इस मंथ में मिला। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 150 प्लस 150 तो 300 होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 150 इंटू 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब थर्ड मंथ में ऐसे लिख सकते हैं, देखो 500 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150, 450 होगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 150 इंटू 3। फिर इसी तरह फोर्थ मंथ के लिए 500 प्लस 150 इंटू 4, इस तरह से। अब उसके लिए फिर nth मंथ के लिए, अब मान लो कि nth मंथ के लिए, अब nth मंथ का मतलब क्या होता है, कोई भी रैंडम नंबर किसी भी मंथ के लिए हमको निकालना है। देखो फर्स्ट के लिए, अब देखो जैसे कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ, 4 लिखा, तो यहाँ 1 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2। अब देखो फर्स्ट मंथ में यहाँ 1 से इंटू हो रहा है, सेकंड मंथ में यहाँ 2 से इंटू हो रहा है, थर्ड मंथ में यहाँ 3 से इंटू हो रहा है। तो अगर nth मंथ में जाओगे बाबू आप, तो 500 प्लस 150 इंटू एन हो जाएगा ना, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 500 इंटू एन, जो सेम है। तो nth मंथ के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब उसने क्या बोला है
अब आगे क्या बोला है, इसी क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते। उसने बोला सेकेंड मंथ ऑनवर्ड से हमको बताना है। तो सेकेंड मंथ के लिए फॉर सेकेंड मंथ, अब देखो ऐसे लिखते फॉर सेकेंड मंथ, ठीक है। अगर आपको सेकंड मंथ के लिए आप यहाँ से वन लिखोगे तो ये आ जा रहा है, सेकंड लिखोगे तो ये आ जा रहा है, थर्ड लिखोगे तो ये आ जा रहा है। तो आप इस तरह से भी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो क्या करोगे, फ्रॉम सेकंड मंथ ऑनवर्ड, सेकंड मंथ मनी सी हैज, क्या लिखोगे सेकंड मंथ में उसके पास कितना रुपए होगा। देखो सेकंड मंथ में, सेकंड मंथ इक्वल टू 800 रुपीज। मैंने इसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और लिख दिया, ठीक है। थर्ड मंथ के लिए रुपीज, इसमें इंटू करेंगे 450 इक्वल टू 950। फोर्थ मंथ के लिए इक्वल टू 1100। तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, आप यहाँ तक निकाल दो, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा मन करे तो फिफ्थ मंथ के लिए निकाल दो, ठीक है। और देखो फिफ्थ मंथ के लिए निकाल दो तो रुपीज 1500 कर दो, ठीक है। 1520 कर दो। एक चीज़ तो ये हो गया, ऐसे करके लिख दो, यहाँ ये निकल गया तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि आपने इसको निकाला, उसके बाद इसका आंसर निकाले या फिर ऐसे निकाल दिए। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप इतना लिखने से बढ़िया है कि आप यहाँ पे भी सीधे, ये भी सही है, आप इतना लिखो, इसका ये लिख दो। नहीं तो यहाँ पे लिख दो टोटल अमाउंट, देखो यहाँ से nth फार्मूला बन रहा है और यहाँ पे लिख दो अमाउंट इन फर्स्ट मंथ। तो थोड़ा सही नहीं होता है क्योंकि ये खाली हो जाएगा, अमाउंट इन फर्स्ट मंथ। नहीं तो यहाँ पे लिख दो इतना रुपीज़, यहाँ लिख दो सीधे सीधे 650 रुपीज़, ठीक है। 800 रुपीज़, वो भी सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। यहाँ लिख दो आप 950 रुपीज़, यहाँ लिख दो रुपीज़ 1100, ठीक है। तो यहाँ आप रुपीज़ लिख दें, यहाँ इनका फॉर्मूला होगा तो यहाँ ऐसे भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ये भी है, तो यहाँ लिख दो, प्रॉपर लिख दो कि फर्स्ट मंथ है, फिर सेकंड मंथ है, फिर थर्ड मंथ है, ये से भी सॉल्व हो गया। तो ये भी एक मतलब इस तरह से आंसर है, ज़्यादा इलोबरेट करके लिखना तो वो लिख दो। और फिर है फाइनल आंसर होना है तो फाइनल आंसर यहाँ से भी लिख सकते हो, और जो मैंने लिखा था वो लिखे, उसके बाद फिर ऐसे करके लिख दो कि ये फॉर nth मंथ। इसको इस तरह से लिख सकते हो कि एक फंक्शन बना सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन के लिए कि an इक्वल टू 500 प्लस 150n, ठीक है। आप ये वाली चीज़ें जो ऊपर लिखा था वो लिख देना, फिर ये लिख देना, ज़्यादा प्रॉपर में लिखना है। सब मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ, ठीक है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं छोड़ना है, आपको एक और चीज़ लिखना है जो सब लोग भूल जाते हैं, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पूछो कैसे, अब यही चीज़ यहाँ सीखना है। अगर n की वैल्यू 1 होगी, n देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है, अगर सिर्फ आप ये लिखोगे ना तो n की वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए, और यहाँ n की वैल्यू इक्वल टू मतलब ज़्यादा के लिए, मतलब अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये 2 से शुरू होगा, ठीक है। और वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि होगा क्या कि आप इसके बीच का वैल्यू नहीं लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप ऐसा ना हो कि पता चला कोई 1/2 भी लेके देख रहा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दिए तो वो लेके देख रहा है, वो भी नहीं देखना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखना है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आप सिर्फ ग्रेटर देन लगा दोगे तो वैल्यू 2 से शुरू होगी, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझते हो ना, इंटीजर का मतलब होता है -1, यहाँ रहेगा माइनस पूरा नंबर 0 और इसके बाद 1, 2, 3। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, हम पूरे इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके बीच के नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो पता चला कि आप दूसरा कुछ वैल्यू रख दोगे, तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात क्या है, मैंने 2 चीज़ बताया कि यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम 1 को इंक्लूड भी कर रहे हैं, यहाँ अगर इक्वल टू लगा दी तो 1 भी इंक्लूड करोगे, और नहीं लगाओगे तो 1 के बाद से। और इसका मतलब है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो सारे नंबर जो
इंटीजर्स वैल्यू लेंगे, ये नहीं कि कोई बीच का वैल्यू 1/2 ले लोगे, तब ये जाके करेक्ट होगा। और तब अब इसको जब क्रॉस चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है, तो n का वैल्यू 1 रखो, ठीक है, क्योंकि आपने 1 बोला है। तो जब 1 रखोगे तो आपको 650 मिलेगा, ये सही है। फिर 2 रखो, 2 रख के देखो मिल रहा है, 3 रख के देखो मिल रहा है। तो ये चेक करने का तरीका, अगर n = 1 रखोगे तो 500 + 150 × 1 = ये मिल गया, मतलब हमारा सही है। 2 रखोगे तो ये मिल गया, सही है। मतलब ये चेक करने का तरीका, अभी जो मैं बताया ये चेक करने का तरीका कि आपका जो मतलब आपने जो an का फॉर्मूला बनाया है, जो एक्सप्रेशन बनाया, ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं सही है। इसको एक नाम दिया गया है कि ये एक मतलब एक फंक्शन है, ठीक है, कि an है, इसके अंदर कुछ भी 1 रखोगे 2 रखोगे तो ये जो a आया है ये टोटल अमाउंट है। a का मतलब मैंने इसको आप कुछ भी मान सकते हो, an = टोटल अमाउंट, ठीक है। कुछ भी मतलब कुछ भी a b c कुछ भी ले लो, उसको डिनोट किया जाता है an = टोटल। अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो हमको ये पूरा सॉल्व होने के बाद एक टोटल अमाउंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ कि ये किस लिए लिखा गया। आप यहाँ bn भी लिख सकते हो, cn भी लिख सकते हो, लेकिन लिख दो वेयर an, ऐसे भी और क्लियर लिखना तो वेयर an, ये बड़ा वाला वेयर an denotes denotes the amount C has at the end of every month, ठीक है। an जो डिनोट कर रहा है वो अमाउंट डिनोट कर रहा है ईच मंथ में, वेयर n डिनोट्स द मंथ्स, ठीक है। ये पूरा तरीका होता है, ये प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि n > 1 होना चाहिए एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। ये सब जानना जरूरी है कि आप ये क्या ले रहे हो, इसके बिना आपका आंसर सही नहीं है। आप एक्सप्रेशन लिख देते हो और n की वैल्यू कोई 0 लेगा तो वो 0 यहाँ पे वैलिड है, नहीं वैलिड है ना। तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप n क्या क्या रख सकते हो। ये लिखने के बाद इतना ही इंपॉर्टेंट है कि n की वैल्यू > 1 होना चाहिए और n इज ए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। उसके ये नहीं कि पता चला आप ये लिख के चले आए हो और कुछ नहीं लिखो, इसका मतलब कोई n 1/2 रख देगा तो वो इसमें एग्जिस्ट करेगा, आ रहा है। तो आपने जो फार्मूला बनाया वो सही है, तो बिल्कुल सही चीज़ है कि जब भी आप ये बनाओ तो उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या है, तब जाके ही क्वेश्चन सही है। और उसको बताना पड़ेगा कि जो हमने n लिया है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है, किसी केस में निगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है, किसी नंबर में होल नंबर होगा, ठीक है। या फिर आप इसको सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो, जैसे n > 1 लिखे हो ना, तो n > 1 की जगह आप ये भी लिख सकते हो वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, उसके लिए भी सही है। अगर आप ये पूरी लाइन भी हटा के आप लिख दोगे कि WH वेयर n इज ए नेचुरल नंबर भी 1 2 3 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखो सही है, ठीक है। तो ये भी सही है। या फिर जो मैंने पहले लिखा था वेयर n > 1, ठीक है, बस, ठीक है। एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और जिसकी वैल्यू > 1 होगी, मतलब 1 इंक्लूड भी होगा और 1 से जितने सारे नंबर हैं उन सबके लिए ये ट्रू होगा। क्लियर।